सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने मामा द्वारा दी गई एक गिलास पानी पी ली। तुम्हें म्यांमार के उत्तर में बेच दिया गया। फिर तुम्हें अन्य लड़कों के साथ एक पागल बड़े आदमी के कमरे में धकेल दिया गया। अंदर जाते ही तुमने देखा कि एक महिला एक चौड़ी कुर्सी पर टिक कर बैठी है। उसके पास तीसरी बहन कहलाई जाने वाली महिला लालची मुस्कान के साथ बोली, मैडम मेंग, ये नया माल है, बहुत ताजा है, 2 दिन पहले ही चीन से लाए गए कॉलेज के छात्र हैं, सब साफ सुथरे हैं, आपको जो पसंद आए चुन लीजिए या सब ले जाइए, इसे मेरी तरफ से भेंट समझिए। जिस महिला को मैडम मेंग कहा गया उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसकी लंबी उंगलियां लापरवाही से एक महिला सिगरेट को मसल रही थी। हल्का धुआं धीरे धीरे उठ रहा था। तीसरी बहन की बनावटी मुस्कान टेक नहीं पा रही थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उस महिला की धीमी और मोहक आवाज गूंजी, मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तीसरी बहन की मुस्कान तुरंत जम गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। यह शख्स दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी हथियार व्यापारी मेंग टिंग थी, जिसके पास एक शक्तिशाली भाड़े की सेना थी। उसे नाराज करना मतलब मौत को बुलाना था। जब तीसरी बहन के पैर कांपने लगे और वह घुटनों पर गिरने ही वाली थी, मेंग टिंग ने आखिरकार नजर उठाई। उसकी ठंडी नजर धीरे धीरे कांपते हुए लड़कों की कतार पर गई। उस नजर ने तुम्हारे सिर की खाल सुन्न कर दी। तुम्हारा पूरा शरीर जकड़ गया। तुमने सिर झुका लिया, मानो जमीन में समा जाना चाहते हो। तुम्हें लगा जैसे खून जम गया हो। तुम मन ही मन चिल्ला रहे थे कि कुछ करना होगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। तुम्हारी घबराई नजर इधर उधर भटकी और आखिरकार सामने की दीवार पर टिक गई। वहाँ एक गहरे लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ एक बड़ा पुराना नक्शा था। इस हिंसा और गंदे सौदों से भरी जगह में वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। तुम संयोग से कला इतिहास के छात्र थे, खासकर प्राचीन नक्शों के अध्ययन में। तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें पुराने नक्शों के विकास, उनकी कला और उनके पीछे के औपनिवेशिक इतिहास के बारे में सिखाया था। यह पेशेवर आदत तुम्हारे अंदर इतनी गहराई से बसी थी कि तुम्हारा ध्यान तुरंत उस नक्शे पर टिक गया। बेहतरीन चर्मपत्र समय के साथ हल्के पीले रंग का हो गया था। किनारे स्वाभाविक रूप से फटे और मुड़े हुए थे। सुंदर अंग्रेजी अक्षरों की स्याही हल्की पड़ गई थी, लेकिन अभी भी साफ थी। खास हैचिंग तकनीक से रेखाओं द्वारा भू आकृति को दर्शाया गया था। स्याही के किनारों का हल्का फैलाव 18वीं सदी के अंत की विशेषता था। तुम्हारी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। दिमाग में जमा ज्ञान इस समय डर से लड़ने का एकमात्र सहारा बन गया। तुमने पहचान लिया, यह 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार मार्ग नक्शा था। इसमें रंगीन रेखाओं से मसाले, चाय और अफीम के रास्ते साफ साफ दिखाए गए थे। उसकी जटिलता और औपनिवेशिक कला ने तुम्हें पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। तुम इतना खो गए कि अपने डर और हालत को भूल गए। तुम्हें पता भी नहीं चला कि सामने बैठी महिला की नजर अब तुम पर टिक गई है। मेंग टिंग की नजर सामान्य रूप से सब पर घूम रही थी। उसके लिए ये सभी पुरुष एक जैसे थे, कमजोर, डरे हुए और मूर्ख। लेकिन तुम अलग थे। तुम भी कांप रहे थे। चेहरा पीला पड़ गया था। साफ दिख रहा था कि तुम डरे हुए हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में न तो खुशामद थी न निराशा। तुम्हारी नजर भीड़ के पार जाकर दीवार पर टिक गई थी। उस साफ नजर में डर की जगह अब एकाग्रता और ज्ञान की चमक आ गई थी। मेंग टिंग ने तुम्हारी नजर का पीछा किया और उस नक्शे को देखा। बस एक पुराना नक्शा है, कुछ साल पहले एक मरे हुए ड्रग लॉर्ड के घर से उठा लिया था, उसने सोचा। तीसरी बहन उसे खजाने की तरह टांग कर रखती थी। एक ऐसा लड़का जिसे किसी भी समय मारा जा सकता था, वह इस हालत में भी एक पुराने नक्शे का अध्ययन कर रहा था। यह थोड़ा दिलचस्प था। मेंग टिंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ हिलाकर कहा, सबको ले जाओ। तीसरी बहन को मानो नई जिंदगी मिल गई। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, सुना नहीं, जल्दी निकलो। तुम उस आवाज से चौंक गए और बाकी लड़कों के साथ भागते हुए बाहर निकल गए। तुम एक अंधेरे कमरे में वापस पहुंचे। सब लड़के जमीन पर गिर पड़े। डर से जान निकल गई। वो औरत कौन थी? उसका दबदबा बहुत खतरनाक था। तीसरी बहन उसके सामने बिल्कुल नौकर लग रही थी। एक लड़का बोला, उसके साथ जाना बेहतर होता, यहाँ तो वैसे भी मरना है। तुम दीवार के सहारे हांफते हुए बैठे थे। उस महिला की एक नजर ने ही तुम्हें घुटन में डाल दिया था। बहुत खतरनाक है, उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम मन ही मन दोहरा रहे थे। अचानक दरवाजा फिर खुला। वही गार्ड अंदर आई। उसकी नजर सब पर घूमी और आखिर में तुम पर टिक गई। तुम बाहर आओ। पास खड़े लड़के ने चौंक कर कहा। क्यों? वही गार्ड ने झुंझलाकर कहा। तीसरी बहन का आदेश है, ज्यादा सवाल मत पूछो। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। तुमने छूटने की कोशिश की, नहीं मत ले जाओ, लेकिन तुम कमजोर थे। तुम्हें गलियारे के अंत में एक कमरे में धकेल दिया गया। यह कमरा साधारण था, लेकिन उसमें एक साफ बिस्तर था और एक छोटा सा बाथरूम भी। यह सुविधा तुम्हें और ज्यादा डराने लगी। उस महिला ने तो कहा था उसे दिलचस्पी नहीं है, फिर मुझे अलग क्यों रखा? तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे जाने के बाद? तीसरी बहन सावधानी से पूछ रही थी। मैडम, क्या सच में कोई भी पसंद नहीं आया? मेंग टिंग चुप रही। तीसरी बहन अनुभवी थी। उसने नोटिस किया था कि मेंग टिंग की नजर उस दुबले लड़के पर आधा सेकंड ज्यादा रुकी थी और वही काफी था। ऐसे लोग सीधे नहीं कहते, उसने सोचा। वह मुस्कुराकर बोली, मैडम, वो जो नक्शा देख रहा था, लड़का थोड़ा दिलचस्प है। अभी दुबला है लेकिन काबिल है। मैं उसे पहले तैयार कर देती हूँ, फिर आपको भेज दूंगी। मेंग टिंग ने सिगरेट बुझाई और हल्की नजर से तीसरी बहन को देखा। जैसा तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई और कई बॉडीगार्ड से घिरी हुई चुपचाप बाहर चली गई। तीसरी बहन उसके जाते हुए पीछे को देखती रही। पसीना पहुंचा और उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। इधर तुम चारों तरफ देख रहे थे। दीवारें बहुत ऊंची थीं। छत के पास एक हथेली जितनी छोटी खिड़की थी। बाहर गंदे प्लास्टिक से ढकी हुई हवा चलने पर खड़खड़ाती थी। यूं बैठे बैठे मरना कोई उपाय नहीं था। तुम्हें पता लगाना था कि तुम कहाँ हो। तुम नंगे पैर बिस्तर से उतरे। भूख और चक्कर को सहते हुए बड़ी मुश्किल से लकड़ी का बिस्तर खींचकर खिड़की के नीचे लाए। पैरों के पंजों पर खड़े होकर किसी तरह खिड़की तक पहुंचे और प्लास्टिक के फटे हिस्से से बाहर झांका। एक नजर ने तुम्हें सीधे नरक में धकेल दिया। सामने एक खुला कीचड़ भरा मैदान था। चारों तरफ ऊंची तार की बाट थी। कुछ सर्चलाइट्स पूरे आंगन को सफेद रोशनी में डुबो रही थी। एक भीड़ बीच में इकट्ठा थी। सीटियां बजा रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो कोई खेल देख रही हो। भीड़ के बीच एक कमजोर लड़का जमीन पर पड़ा था। उसकी पीठ देखकर ही समझ आ रहा था कि वह बहुत छोटा है। उसके कपड़े कांटों से फट चुके थे। उसकी टांग अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। स्पष्ट था कि हड्डी टूट
चुकी थी। वह पूरी ताकत से आगे रेंग रहा था। उंगलियां मिट्टी में ढंसती जा रही थीं, पीछे खून की लकीर छूट रही थी। भाग और भाग। पास खड़ा एक मोटा गार्ड 2 मोटी लोहे की जंजीरें पकड़े था। दूसरी तरफ 2 बड़े कुत्ते बंधे थे, आधे इंसान जितने बड़े। उनकी आंखें लाल थीं, जीभ लटक रही थी, गले से गुर्राहट निकल रही थी। उनके पंजे जमीन खोद रहे थे, मानो खून के लिए पागल हों। जमीन पर पड़ा लड़का अचानक पलटा। उसका चेहरा खून और मिट्टी से सना था। उसके होंठ हिल रहे थे। तुम साफ पढ़ सकते थे, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। कोई नहीं हिला। भीड़ और जोर से हंसने लगी। गार्ड ने मुस्कुराते हुए जंजीर छोड़ दी। आदेश मिलते ही 2 काले साए उस लड़के पर टूट पड़े। चीरने की आवाज, चीखें, सब तुम्हारे कानों में गूंजने लगा। शुरुआत में वह लड़का गले को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज जल्दी ही कमजोर पड़ गई। तड़पना धीरे धीरे झटकों में बदल गया और अंत में सिर्फ कुत्तों के मांस नोचने और हड्डियां चबाने की आवाज रह गई। तुम बिस्तर से कूदे, बाथरूम में भागे और दीवार पकड़कर उल्टी करने लगे। पेट में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ कड़वा पित्त निकल रहा था। आंसू और नाक का पानी चेहरे पर फैल गया। तुम कांप रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे। क्या मैं भी उसी तरह मरूंगा? तुम सोच भी नहीं पाए। अगर उस औरत ने चुन लिया होता शायद उससे बेहतर होता। कम से कम ऐसा नहीं। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया और धीरे से एक लकड़ी की बाल्टी जमीन पर रखी। आंखें समायोजित होने पर तुमने देखा वह 30 साल का एक स्थानीय आदमी था। उसने एक कटोरे में चावल डाले, ऊपर कुछ सब्जी के पत्ते रखे और साथ में एक पानी की बोतल बिस्तर पर रख दी। तुम्हारा शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया कर गया। तुम रेंगते हुए पहुंचे, कटोरा उठाया और हाथ से ही खाना मुंह में ठूंसने लगे। गर्म या गंदा कुछ भी परवाह नहीं, बिना चबाए निगलते गए। सूखे चावल गले में अटक रहे थे। तुमने जल्दी से पानी खोला और गटागट पी लिया। सूखे गले में पानी उतरते ही थोड़ी राहत मिली। वह आदमी पास खड़ा तुम्हें चुपचाप देख रहा था। खा लो, आज का तुम्हारा हिस्सा है। तुमने सब खा लिया, कटोरे के आखिरी दाने तक चाट लिए। फिर भारी आवाज में पूछा, मेरे साथ वाले लड़के? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। 2 को कल रात तीसरी बहन के कमरे में भेजा गया, बाकी आज प्रक्रिया से गुजरेंगे। तुम चौंके। प्रक्रिया? तीसरी बहन ने कहा है तुम काम के हो, तुम्हें नहीं जाना। काम के मतलब क्या? तुम्हारे दिमाग में डर दौड़ गया। क्या वो मेरे अंग निकालेंगे? अगर कल मैडम मेंग ने तुम्हें एक नजर ज्यादा न देखा होता तो तुम अभी ट्रेन चला रहे होते। ट्रेन चलाना, यह शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगा, एक भयानक अंदेशा पैदा करता हुआ। तुम और पूछना चाहते थे, लेकिन वह आदमी जा चुका था। अगले कुछ दिन अजीब तरह से बीते। हर सुबह वह आदमी एक कटोरा खाना और एक बोतल पानी लाता, बस इतना कि तुम जिंदा रहो। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि तीसरी बहन तुम्हें क्यों अलग रख रही है, बेचने के लिए या कुछ और। वह औरत मेंगटिंग तो तुम में रुचि नहीं रखती थी। तुम पूरे दिन छोटे कमरे में घूमते रहते, बाहर की आवाजें सुनते, चीखें, गालियां हर दिन। 5वें दिन सुबह दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। 2 गार्ड अंदर घुसे। एक ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुम डर कर चिल्लाए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गार्ड हंसा, अच्छी जगह। वे तुम्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। तुमने सुना वे आपस में बात कर रहे थे। तीसरी बहन कई दिन से इंतजार कर रही है। वो मैडम मेंग तो दिखी भी नहीं, लगता है बेकार में उम्मीद लगा रखी है। तुम्हें उसी कीचड़ वाले मैदान में लाया गया जिसे तुमने खिड़की से देखा था। बीच में एक औरत को मिट्टी में गाड़ दिया गया था, सिर्फ उसका सिर बाहर था। तुम जैसे कई लड़के लाइन में खड़े थे, कुछ सुन्न कुछ डरे हुए। एक गार्ड मोटा डंडा पकड़े चिल्ला रहा था, ध्यान से सुनो, आज का खेल है गोल्फ। हर आदमी एक बार मारेगा, जो नहीं मारेगा या गलत मारेगा उसे यही डंडा चखाऊंगा। उसने पहला डंडा एक आदमी को दिया। वह कांपते हुए आंखें बंद कर मारता है। धप्पा। मिट्टी में गड़े सिर से दर्द भरी आवाज निकली। लाइन में हलचल हुई। एक एक करके सब आगे बढ़ने लगे। हर बार एक आवाज, एक चीख। एक लड़का डर से गिर पड़ा, रोते हुए आगे नहीं गया। गार्ड ने उसे तुरंत लात मारी और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें धीरे धीरे भीख में बदल गईं, फिर कमजोर हो गईं। अब तुम्हारी बारी थी। एक भारी डंडा तुम्हारे हाथ में ठूंस दिया गया। तुम मिट्टी में गड़े सिर के सामने खड़े थे। उस औरत का खून से सना चेहरा तुम्हारे पैरों के पास था। तुमसे नहीं हुआ। पीछे से गार्ड चिल्लाया, क्या कर रहा है? जल्दी मार। तुम नहीं हिले। हरामी, ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। गार्ड ने गुस्से में डंडा उठाया और तुम्हारी पीठ पर मारने के लिए झटका। तुमने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उसी समय तेज कदमों की आवाज दूर से पास आती सुनाई दी। एक गार्ड भागता हुआ आंगन में घुसा और चिल्लाया, तीसरी बहन मेंगटिंग आ गई है। उसकी गाड़ी मुख्य भवन के दरवाजे पर पहुंच गई है। आंगन में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए जड़ हो गए। जो तीसरी बहन खेल की निगरानी कर रही थी, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने तुम्हें देखा। तुम अब भी हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़े खड़े थे। तीसरी बहन ने गुस्से में उस गार्ड को लात मारी जो तुम्हें मारने वाला था। जल्दी इसे नीचे ले जाओ, साफ करो, जल्दी। खड़े क्या हो, समझ नहीं आता क्या? इसे धोकर तुरंत मुख्य भवन में ले जाओ। तुम्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही तुम्हारे हाथ से डंडा छीन लिया गया। 2 गार्ड तुम्हें पकड़कर घसीटते हुए उस नरक जैसे आंगन से बाहर ले गए। तीसरी बहन भी बाहर आई, किसी से एक कपड़ा लेकर तुम्हारे हाथ में थमाया और धीमी आवाज में बोली, मेंगटिंग अंदर है, थोड़ी देर में तुम अंदर जाओगे, उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके जूते साफ करोगे। तुमने आंखें फैला दी, होंठ कांपने लगे। मेंगटिंग जो कहेगी वही करोगे। अगर वह कहे कि कपड़े उतारकर जमीन पर रेंगो तो भी तुम्हें अच्छे से रेंगना होगा। अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मानना होगा। अगर उसे जरा भी नाराज किया तो मैं तुम्हें वापस आंगन में फेंक दूंगी और वहाँ औरतें लाइन लगाकर तुम्हारे साथ ट्रेन चलाएंगी, समझे? तुमने तुरंत सिर हिलाया। न कहने की हिम्मत नहीं थी। उस लड़के की चीखें जिसे कुत्तों ने फाड़ डाला था अभी भी तुम्हारे दिमाग में गूंज रही थी। मौत के मुकाबले जूते साफ करना क्या चीज थी? चाहे जूते चाटने पड़े, तुम एक पल भी नहीं झिझकोगे। तुमने गहरी सांस ली, कपड़ा कसकर पकड़ा और तीसरी बहन के पीछे पीछे उस दरवाजे में प्रवेश किया जो तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। मेंगटिंग बीच में रखी कुर्सी पर बैठी थी। तीसरी बहन ने तुम्हें इशारा किया। तुम धीरे धीरे आगे बढ़े। मेंगटिंग की काली शिकारी जैसी आंखें हल्के से तुम्हारी ओर मुड़ी। उसका दबदबा इतना भारी था कि तुम्हारे घुटने खुद ब खुद झुक गए। तुम सीधे उसके जूतों के पास घुटनों के बल गिर पड़े। वह चुप रही, सिर भी नहीं उठाया, बस हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को हल्के से हिलाया मानो अनुमति दे रही हो। तीसरी बहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसने तुम्हें आंखों से इशारा किया। तुमने सिर नहीं उठाया,
कांपते हुए कपड़ा फैलाया। मेंगटिंग ने लापरवाही से अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। उसकी हरकत धीमी लेकिन घमंडी थी। तुमने बिना देर किए कांपते हाथ से जूते के पास हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि पहली बार में साफ करने के बजाय तुमने गंदगी और फैला दी। तुम्हारा दिल धक से रह गया। खत्म, अब खत्म। तुमने अनजाने में सिर उठाया और उसकी नजर से टकरा गए। उस नजर में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडी निर्दयी चमक। तुम डर से कांप उठे, तुरंत सिर झुका लिया और कपड़े से तेजी से साफ करने लगे। मरना नहीं है, वापस उस आंगन में नहीं जाना, तुम बार बार खुद से कह रहे थे। डर की चरम सीमा के बाद तुम्हारा दिमाग अचानक अजीब तरह से साफ हो गया। तुम जूते पर लगी मिट्टी को ध्यान से देखने लगे। ये बहुत चिपचिपी लाल मिट्टी है, अगर ऐसे ही रगड़ा तो और फैल जाएगी और चमड़ा खराब हो जाएगा। तुमने कपड़े को मोड़कर एक छोटा चौकोर बनाया। साफ किनारे से धीरे धीरे जूते की बनावट के अनुसार मिट्टी हटाने लगे। पहले कपड़े से हल्का दबाव देकर नमी सोखी, फिर घुमाकर मिट्टी हटाई, यहाँ तक कि जूते की सिलाई में फंसा छोटा सा कचरा भी तुमने नाखून से निकाल दिया। उस समय तुम्हारी दुनिया से सब गायब हो गया। तीसरी बहन बंदूकधारी गार्ड, यहाँ तक कि तुम्हारे सिर पर बैठा मौत का खतरा भी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ जूता और उस पर लगी मिट्टी थी। मेंगटिंग पहले ही नजर हटा चुकी थी और तीसरी बहन की रिपोर्ट सुनने वाली थी, लेकिन उसे कुछ अलग महसूस हुआ। जूते पर स्पर्श बदल गया था। अब यह डर से की गई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक धैर्यपूर्ण लगभग पेशेवर सफाई थी। जो हाथ डर से कांपने चाहिए थे वे अब बेहद स्थिर थे। जब तुम एडी के पास की जिद्दी गंदगी साफ कर रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर हल्की भौं सिकुड़ गई, वैसी ही गंभीरता जैसी किसी शोध करते समय होती है। दिलचस्प, मेंगटिंग ने भौं उठाई। गोल्डन ट्रायंगल में उसने बहुत लोगों को अपने पैरों में झुकते देखा था। कोई रोता था, कोई डर से कांपता था, कोई दिखावे की हिम्मत करता था, लेकिन किसी ने भी इस समय उसके गंदे जूते को एक कला की तरह नहीं लिया था। तुमने आखिरकार आखिरी गंदगी भी साफ कर दी। जूते अब नए जैसे चमक रहे थे। तुमने राहत की सांस ली। आदतन तुमने ब्रश ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ खाली रह गया। तुम्हें अचानक होश आया। ठंडा पसीना तुम्हारी पीठ पर बहने लगा। अचानक मेंगटिंग ने अपना पैर आगे बढ़ाया, जूते की नोक से तुम्हारी ठुड्डी को उठाया। तुम्हें मजबूरन सिर उठाना पड़ा।